वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग कल की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कल की वीडियो असल में हम लोग ने छोड़ दिया था पास्ट परफेक्ट के ऊपर ही बात करते हुए और पास्ट परफेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस के ऊपर आएंगे। क्योंकि थंबनेल फ्यूचर टेंस पर लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट दिस टेंस टुडे, बट विदाउट कंप्लीशन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो दिस विल नॉट बी फेयर विद दिस टेंस। तो ये अच्छा नहीं होगा इनके साथ कि इनको हम कंप्लीट ना करें और आगे बढ़ जाएं। आ जाओ भाई, जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी लोग हैं 12th और 11th दोनों ही बच्चों के लिए होती है ये 10th की वीडियो, लेकिन स्पेशली 11th वाले बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं, और 12th वाले जब हम 11th में पढ़ाएंगे तो 12th वाले ये समझेंगे कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है। तो ग्रामर इज फॉर ऑल, 9th 11th 12th है बच्चा तो टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इंग्लिश सीखना है तो सबको एक समान रूप से समझना चाहिए। ये थोड़ी है कि 12th लिखा है तो 12th वाले ही बच्चे आए। शेयर करें वीडियो को और जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज की पहली वीडियो। इसको स्टार्ट करने से पहले कल की जो चीज़ें हैं उसको फिनिश कर लेंगे। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट के ऊपर हम लोगों ने ये चर्चा करी थी। ये चीज़ें हो चुकी थी कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट में कहाँ यूज़ करते हैं, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट एक दो जगह यूज़ देख लिया था, लेकिन कुछ सेंटेंसेस थे, उनका सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन बताने बाकी थे जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, ये आपने कल की वीडियो में देखा होगा और नहीं देखा तो कृपया करके कल की वीडियो को जरूर देख लें और यहाँ इसकी बात करेंगे। कल हमने एक दो ट्रांसलेशन भी आप लोग को बता दिए थे कि क्या करना है आपको। ठीक, जब शिक्षक उसे पीटा तब वह रोने लगा। अब यहाँ पर जनरली पास्ट परफेक्ट का एक्शन जो है वहां पर लिखते हैं जहां पर बेटा कंप्लीशन ऑफ एक्शन समझ में आए। कंप्लीशन ऑफ एक्शन का मतलब ये कि एक काम खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, एंड देन if another work starts, so there we can use past perfect tense। वहां पर हम past perfect tense का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर एक काम completely finish हो जाए, then another work starts, तब दूसरा काम start होता है, तब वहां पर हम past perfect use करेंगे। and when we have confusion, जब हमें एक confusion हो that another work or the second work starts without or with the completion of the work, then we can use when। वहां पर हम एक शब्द यूज कर सकते हैं as a conjunction। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि after और before शब्द का प्रयोग जो है हम करते हैं किसमें, आफ्टर और बिफोर शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखते समय। लेकिन जहां पर हमें कंफ्यूजन हो कि यहां पर काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, जहां हमें ये जानकारी ना हो, तो वहां पर हम व्हेन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है तो आप इसे व्हेन से स्टार्ट करेंगे, और जब आप व्हेन से स्टार्ट करेंगे तो आप दोनों ही सेंटेंस, जिसमें दो सेंटेंस हैं बेटा, एक पीटना मतलब सेंटेंस का मतलब दो क्रियाएं हैं और रोने लगना, ये दो एक्शंस हैं। कल की वीडियो में हम थोड़ा सा कम डिस्क्राइब कर पाए थे, आज की वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश रहेगी। सबको बेटा हमने कमेंट्स देख लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका था इसलिए हमने कमेंट्स के जवाब नहीं दिए। आप सभी को गुड आफ्टरनून, जिसने भी गुड इवनिंग करा उसको गुड इवनिंग, और जिसने भी चरण में छुए उसको बहुत बहुत आशीर्वाद, जिसने नहीं छुए उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हम लोग सीधा पढ़ते हैं। तो व्हेन का प्रयोग अगर जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस आएंगे, मतलब जो क्रियाएं आएंगी, वो दोनों ही क्रियाएं जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे। कैसे? व्हेन द टीचर पीटा, बीट, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बीट का ही सेकेंड फॉर्म बीट होता है और थर्ड फॉर्म बीटन हो जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा रफ कर दें इसके बाद। ठीक, तो यहां कॉमा लगा देंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे ही या शी। वैसे ही होना चाहिए क्योंकि यहां लगा शब्द है, लगी तो शब्द है ही नहीं, तो इसलिए हम शी नहीं लिखेंगे। ही स्टार्टेड, या तो आप टू क्राई लिख लीजिए, टू क्राई, या फिर आप क्राइंग भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री। एक पार्टिसिपल है और एक जो है इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव है आपका, ये पार्टिसिपल है। ठीक, तो हाँ, अच्छा ठीक है। कंप्यूटर महोदय से एक निवेदन है हमारा कि ये जो दल्लभ गुरु हैं इनको कृपया करके जो है ब्लॉक किया जाए, क्योंकि यहाँ ये पढ़ने के बजाय ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंथुजिज्म है, तो इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मेरा निवेदन है जल्दी से। ठीक है। एक हाँ,
क्योंकि बाकी ठीक। ध्यान देंगे अभी। पैर धोकर वह बिछावन पर गया। बिछावन का मतलब बेडिंग्स होता है या बेड होता है, तो पैर धोकर। अब इस सेंटेंस में इसका मतलब यह है पैर धोकर, तो पैर धोकर गया। अब इस सेंटेंस को हम कई बार लिख सकते हैं, कि मतलब बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हमने कल 3-4 तरीके बताए थे। चलिए यहाँ पर ये बकवास करने के लिए एजुकेशनल वीडियो नहीं होती, इसके लिए आप और नेताओं के पीछे जाइए और नारे लगाइए जा करके। द टीचर इज नॉट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, टीचर इज फॉर ऑल एंड द स्टूडेंट्स शुड ओनली कंसिडर फॉर द ह्यूमनिज्म, दिस इज नॉनसेंस एंड जय माधव अकेडमी विल नॉट बी सच अ नॉनसेंस कमेंट्स लाइक दिस। चलिए, पैर धोकर वह बिछावन पर गया। पैर धोकर, अब यहाँ इस चीज को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। पैर धोकर, पैर धोकर गया तो जाहिर सी बात पैर धोने का काम पूरा कर लिया तब वो गया। तो आप इसे यही कह सकते हैं कि वॉशिंग द फीट ही वेंट टू बेडिंग्स और ही वेंट टू बेड, ये लिख सकते हैं। ठीक, आफ्टर वॉशिंग हिज फीट, रिया कुमारी, इट इज ऑल्सो राइट। आफ्टर वॉशिंग हिज फीट ही वेंट टू द बेड, वेंट टू बेड। ठीक है, हाँ, आवाज आ रही है? ठीक, वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा, ठीक, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। विष्णु गुप्ता, बेटा जब टेंसेस खत्म होंगे फिर वॉइस शुरू होगा, फिर वॉइस के बाद फिर आपका लिटरेचर पोर्शन आएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके सिंटैक्स आएगा। हर चीज कवर की जाएगी बट एक सीक्वेंस में। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये आप ये या तो आप लिख लीजिए आफ्टर वॉशिंग द फीट he went to bed, या आप ये लिख सकते हैं आफ्टर वॉशिंग की जगह हैविंग वॉश्ड द फीट ही वेंट टू बेड। हैविंग वॉश्ड का इस्तेमाल भी आप यहां कर सकते हैं। अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा है तो हैविंग वॉश्ड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस कार्य को करने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। हैविंग वॉश्ड द फीट ही वेंट टू बेड। ठीक, हाँ, फतेह सर फर्स्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट कैसे? फर्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट नहीं है बेटा, फर्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट नहीं है। हम यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ एक्शन बता रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टेंस पास्ट टेंस नहीं है। यहाँ पर आपको तभी तो हमने बताया कि यहाँ पर वेन लगा करके अगर आपने देखा तो आपको ध्यान देने वाली, दोनों ही पास्ट परफेक्ट न लिख करके पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। ये इसके एक्सेप्शन पे चलना है, तब तो हमने लिखा है कि पैर धोकर वह बिछावन पर गया। अब इसको आप पास्ट परफेक्ट समझते हैं तो इसको पास्ट परफेक्ट को लिखने के भी कई तरीके हो सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब जनरली जो काम पूरा हो जाए। अब जब दो काम एक साथ आएंगे, पास्ट परफेक्ट की एक सिंपल सी पहचान है, अधिकतर आपको सेंटेंस दो सेंटेंस मिलके आएंगे। मतलब जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा उसमें दो सेंटेंस इंक्लूडेड होंगे, तो उसको पहचानना जरूरी है कि क्या दोनों को पास्ट परफेक्ट में लिखे, क्या दोनों को पास्ट इंडिफिनिट में लिखे, एक को पास्ट इंडिफिनिट में दूसरे को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाए। ठीक है, इस चीज को पहचानना जरूरी है। ठीक, फतेह चंद। अब तीसरा है जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए तब छात्र खड़े हो गए। तो अब यहां पर जब फिर आ गया, फिर आप लिख सकते हैं when, बेटा लिखते चलना है क्योंकि अभी हम ऊपर खिसकाएंगे तो ये बेटा रफ हो जाएगा, तो ये लिख लेना। when the teacher प्रवेश करना entered the class, तब छात्र खड़े हो गए। the students stood up। ठीक, चूंकि हाँ
दरवाजा बंद करने के बाद, अब ये लिख लो पहले, उसके बाद हम रफ करते हैं बेटा। हाँ, एंटर के बाद इंटू मत लगाना, तो इंटू बरी करो। हैविंग क्यों, सलोनी गुप्ता बेटा, अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा होता तो आपको समझ में आता। फिलहाल थोड़ी सी बता दें, जब हमारा एक्शन करते हुए ते हुए शब्दों पर एंड होता है, या धोकर जब कर शब्द पर एंड होता है, या ते हुए शब्दों पर, तो वहां पर एक सिंथेसिस का नियम आता है जहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, काम को पूरा कर लेने पर हम उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि वह हंसते हंसते रोने लगी, वह हंसते हुए बाहर गई। अब एक सेंटेंस आया हंसते हुए बाहर गई, तो इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं। अब दो काम एक साथ हो रहे हैं, अगर इसी सेंटेंस को देखें तो कभी कभी आपको ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा, वह खाना खाकर बाहर गया, वहां हंसकर बाहर गई। ठीक है, तो हंसते हुए या हंसकर या खाना खाकर, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला समझिए, यदि दो काम एक साथ हो रहे होंगे, दो काम एक साथ पॉसिबल हैं, एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं, तो वहां पर एक में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, दूसरे में मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह हंसते हुए बाहर गई, स्माइलिंग शी वेंट आउट, तो वह हंसी, तो उस हंसने को स्माइलिंग लिखेंगे, शी स्माइल्ड नहीं लिखेंगे। स्माइलिंग हंसते हुए, इसका मतलब होगा शी वेंट आउट, वह बाहर गई। लेकिन अब कहें कि वह खाना खाकर बाहर गई, तो अब खाना खाकर बाहर जाने में वहां पर आप ईटिंग शी वेंट आउट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जिन एक्शंस में काम को करने में जिसमें समय लगता है, कुछ लगता हो समय, चाहे वो 5 सेकंड का लगे, 10 सेकंड का लगे, 1 मिनट का लगे, तो आप पर लगने हो वाला होगा, क्योंकि बिना खाना खाए कोई बाहर नहीं जाएगा, खाना खाते हुए कोई बाहर नहीं जा सकता। तो खाना खाने में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो जिन एक्शंस में समय लगता है, उन एक्शंस को परफेक्ट पार्टिसिपल में ट्रांसलेट करते हैं, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ट्रांसलेट करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल लिखने का मतलब हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। लेकिन चूंकि पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल में आईएनजी आना जरूरी है, तो हैव के साथ आईएनजी लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट पार्टिसिपल। उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, ट्रीज आर कट इन द फॉरेस्ट, बेटा जंगल में पेड़ कटते हैं, तो दिस इज पैसिव। आप जनरली इसको देखेंगे, ये पैसिव है। जंगल में पेड़ कटते हैं, कटते नहीं है, काटे जाते हैं। पेड़ अपने आप थोड़ी कट जाएगा, है ना। हाँ, तो ट्रीज आर कट इन द जंगल और इन द फॉरेस्ट। ठीक, चलिए, वेरी गुड। फर्स्ट को कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं बेटा, कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। कंडीशनल सेंटेंस की अलग पहचान होती है। लिख लिया, तो अब हम आपको तो अगर लिख लिया हो बेटा जल्दी से बता दो, तो हम आगे चलेंगे। इसको रफ करना पड़ेगा, अगर रफ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ठीक। दरवाजा बंद करने के बाद मैं अलमीरा खोला, मैंने अलमीरा खोला। ठीक, दरवाजा बंद करने के बाद। अब यहां पर एक शब्द आ गया बाद, दरवाजा बंद करने के बाद अलमीरा खोला। अब यहां पर एक वर्ड है खोला, और बंद करना ये दूसरा वर्ड है। तो अब यहां पर आप बाद शब्द देखिए और यहां पर आफ्टर शब्द का प्रयोग करा लीजिए। अब कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में, ये डिसाइड करेंगे जब आपने देखा पहले काम कौन सा हुआ, दरवाजा बंद करना, उसके बाद अलमीरा खोलने का काम हुआ। तो जो दरवाजा बंद करने काम हुआ वो पहले हुआ या बाद में हुआ, ये डिसाइड कर लीजिए। अगर दरवाजा बंद करने के बाद मैंने अलमीरा खोला, तो अब आप लिखेंगे आई ओपेंड द अलमीरा after I had closed the door। देखो, अब आप इसी को अगर उल्टा चाहें तो आप लिख सकते हैं, I had closed the door before I opened the almirah। पता है, दोनों सेंटेंस में आफ्टर क्लोजिंग नहीं,
तो बेटा हाँ यहाँ लिख सकते हो आफ्टर क्लोजिंग द गेट आई ओपन द अलमीरा लिख सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनेगा वो भी हमने बता दिया। आफ्टर आप लगा रहे तो इट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ आप इसमें हैविंग क्लोज भी लगा सकते हैं, हैविंग लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ का कबर्ड होता है, बिल्कुल होता है सर, अलमीरा का कबर्ड होता है। लेकिन हाँ अलमीरा को खोलना तो अलमीरा भी आप खोल सकते हैं, ये गलत तो नहीं हुआ। हाँ राज गौतम कह रहे हैं कि उल्टा करने पे गलत तो नहीं होगा। अब आप समझिए कि गलत होगा कि नहीं होगा। कभी कभी गलत लगता है, कभी कभी गलत नहीं लगता। अगर लग रहा है तो मत लिखिए, नहीं लग रहा है तो लिखिए। अब यहां पर सेंस कह रहा है आई ओपन द अलमीरा, मैंने अलमीरा खोली कब? आफ्टर आई क्लोज द डोर, मैंने अलमीरा खोली दरवाजा बंद करने के बाद। पहले का ट्रांसलेशन हिंदी ये है कि मैंने अलमीरा खोली दरवाजा बंद करने के बाद। नीचे आ गए मैंने दरवाजा बंद करने के बाद अलमीरा खोली। दोनों का सेंस सेम आ रहा है तो इसलिए दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए। शिवम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब यहां पर तो सेंटेंस आपके एग्जांपल के तौर पे दे दिए, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज हम शिवम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने पहले से अपना काम कर लिया। द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर, ट्रेन बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन टू काठमांडू बिफोर, मैं कभी भी काठमांडू नहीं गया था। तो अब यहां पर एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपको एक हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। क्योंकि परफेक्ट की एक सिंपल सी पहचान कि उसमें दो एक्शंस आ रहे होते हैं जनरली, तो फिर आपको देखना यहां है कि एक वर्ड यहां पर लगाया गया जैसे हमने ऑलरेडी लिखा, और ये होता है एक एडवर्ब। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। इसका मतलब अगर लिखा है शिवम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने पहले ही अपना काम कर लिया, इसका मतलब इस सेंटेंस को बोलने के पर ये पता चल रहा है किसी चीज के होने और ना होने से पहले उसने काम खत्म कर लिया था, ये सेंस आ रहा है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस थोड़ा सा अपना सेंस नहीं दे पाएगा, इट विल फेल टू गिव इट ओन मीनिंग, को क्लियर नहीं कर पाएगा। और इस वजह से यहां लिखा है शिवम हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। तो पहले से ही हम लोग तभी बोलते हैं ना जब हमें ये मालूम होता है कि इसके बाद या इसके पहले कुछ था। जैसे हम खड़े हुए और सामने वाला बोला कि अबे तुम काम करो अपना, तो हमने कहा हम पहले से कर लिया, मतलब तुम्हारे कहने से पहले ही कर लिया। अब तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया, आ गया दो सेंटेंस। बट एक्चुअली जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वी डोंट फॉलो ग्रामेटिकल रूल्स, वी जस्ट टॉक टू कन्वे आवर एक्सप्रेशन। हम अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे करने के लिए कर लेते हैं, सामने वाला भी समझ रहा है। तो हमने सिर्फ इतना सा कहा हम कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। अब इससे भी ये पता चल रहा है, क्योंकि कन्वर्सेशन हो रही से पता चल रहा है कि उसके टोकने से पहले, तुम्हारे कहने से पहले मैंने अपना काम कर लिया। बट सेंटेंस में ये ऑलरेडी वर्ड लिखना कंपलसरी। सेकंड में आ जाइए, यहां पर भी आ रहा है अर्लियर। अर्लियर का मतलब भी पहले होता है, किसी चीज के पहले। अर्ली का मतलब जल्दी और अर्लियर का मतलब किसी चीज के होने से पहले, इसलिए यहां पर भी एक एडवर्ब लगाया गया। और उसके बाद आया नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, मतलब इससे पहले भी कभी नहीं। सर ऐसा ना कि शाम हो जाए, प्लीज सर बताएं ये ना प्लीज। क्या सर ऐसा ना कि शाम, हाँ ठीक। चलो नीचे में बिफोर क्यों लगाया? राज गौतम कल की वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा जानकारी दी थी, आप कल वाली वीडियो प्लीज जरूर देख लेंगे, उसको कृपया करके आप उसे जरूर देखें। ठीक है, हाँ ठीक। माई ग्रैंडफादर हैड नॉट ट्रेवल्ड बाई ट्रेन टिल देन, तब तक मेरे ग्रैंडफादर ने कभी भी ट्रेन से सफर नहीं किया था। इसमें भी एडवर्ब्स आ रहे हैं। एडवर्ब कौन से आ रहे हैं? जो कि बता रहे हैं अब तक, टिल और देन। टिल देन अब तक सफर, तब तक सफर नहीं किया था। आई हैड नेवर सीन सच अ टेरिबल अर्थक्वेक बिफोर। यहां पर भी एक वर्ड आया बिफोर। बिफोर जाहिर सी बात है लगता कहां है? आफ्टर और बिफोर का यूज हम परफेक्ट टेंस में ही करते हैं जनरली। ठीक है, हाँ। फिर है शी हैड नॉट रिटर्न टू मी सिंस शी वेंट अब्रॉड। अब यहां पर आया सिंस। सिंस का मतलब तब से, तब से का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम से। तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें किसी ना किसी टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का होना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम का होना अति आवश्यक है अगर वो सिंगल फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। अगर व्हेन लगाएंगे तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ना लिख करके दोनों ही सेंटेंस को इंडिफरेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ठीक, चले। हाँ, किसी निश्चित समय में पूर्ण हो चुका हो। अब यहां पर एक एग्जाम एक यूज और है पास्ट परफेक्ट का कि टू एक्सप्रेस द एक्शंस और इवेंट व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर वही चीज है कि ऐसे या वैसा कार्य या घटना जो किसी निश्चित समय में पूर्ण हो चुके हो, किसी निश्चित समय में पूर्ण हो चुका हो, किसी निश्चित समय। ये निश्चित समय कौन सा हो सकता है कि अभिव्यक्ति के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाय इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम तक। अब ये शाम तक कोई निश्चित समय माना गया कि शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने शाम तक अपना काम कर लिया था, उसने शाम तक अपना काम कर लिया था। तो इसका ये मतलब निकल कर आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट अगर सिंगल फॉर्म में आएगा, मतलब दो सेंटेंस नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई एक एडवर्ब दिया होगा जो कि टाइम को बता रहा होगा, है ना। ऐसा ना कि शाम हो जाए। बेटा ये पूरा सेंटेंस लिखोगे रोशन राज, तब हम आपको बता पाएंगे। ये पूरा सेंटेंस आप लिख लीजिए, तो उसके बाद हम बताएं। एट 10 AM ऑल द टीचर्स हैड कम। 10 बजे सारे टीचर आ चुके थे। अब यहां पर भी टाइम आ रहा है, तो टाइम बहुत जरूरी है पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिना टाइम के पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखना है पॉसिबल नहीं होता, उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में लिख देते हैं अगर आप टाइम नहीं दिया हुआ है, कोई एक विशेष समय जो कि पीछे का समय हो। चलो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम वही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ काम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा हो, तब उसे हम, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस लो स्क्रीनशॉट। चलो, ले लिया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी, स्ट्रक्चर सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट है, हैड बीन आए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, और इसमें आगे अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल बढ़ा लीजिए, और सिंस और फॉर के साथ टाइम लिख लीजिए कि टाइम भी इसमें लिखा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैड बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैड बीन वर्किंग। अब आई हैड बीन वर्किंग में काम कर रहा था, अगर आप यहां पर देखें तो फिर आपको लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर हम आई हैड बीन वर्किंग लिख रहे हैं तो ये बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन लिखने के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे होंगे तो उस टाइम पर जो है आपका टाइम इंडिकेट हो जाएगा आपके एक्सप्रेशन से, लेकिन लिखते समय ये जो है एक्सप्रेशन से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको टाइम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें टाइम ऐड करना है। और बिना टाइम के अगर आप कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन लिखेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उस एक्शन को काउंट नहीं किया जाता। ठीक, सिंसियर फॉर लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको जो है नोट्स विद्याकुल ऐप हमारा जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसमें बैच को ज्वाइन कर लीजिए आप, तो वहां पर सारी जानकारी आपको नोट्स और आपके वहां पर जो भी हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं वो सब मिल जाएगा। आई हैड बीन वर्किंग एंड ही हैड बीन लिसनिंग टू रेडियो। अब यहाँ पर दोनों में ही समझ में आ रहा है कि वह रेडियो सुन रहा था और ऊपर वह काम कर रहा था, तो इस चीज को तो हम आई वॉज वर्किंग भी लिख सकते थे और इस चीज को आई वॉज लिसनिंग भी लिख सकते थे। देन यहाँ पर हैड बीन लगाया गया, तो यहाँ पर अगर हैड बीन लगा रहे हैं बेटा तो हैड बीन के साथ हमें टाइम को इंडिकेट करेंगे, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखना सेंटेंस गलत होगा, लिखते टाइम पर ये गलत माना जा सकता है, बोलते टाइम पर ये गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि बोलते समय हमारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। ठीक, पुष्पापाल सिंथेसिस तब स्टार्ट होगा जब भाई शेड्यूल में आ जाएगा वो चीजें, तब अब हम बीच बीच में से इस तरह से टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते। फिलहाल टेंस चल रहा है, टेंस के बाद हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे, फिर मेरे ख्याल से उसके बाद हम लिटरेचर फिर आएंगे, उसके बाद फिर आपका कोई एक नरेशन का टॉपिक आएगा, फिर आपका सिंथेसिस आएगा। इस तरह से पूरा साल भर का एक शेड्यूल बनाया हुआ है जो कि हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, उसी हिसाब से लेक्चर लेंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल राजू पटेल राजू पटेल, आर यू लेफ्ट नहीं लिखते बेटा, आर यू लेफ्ट एमबी कॉन्वेंट। हाँ ये सेंटेंस आपका गलत है, हैव यू लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है,
बट अब बहुत सी जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है विकास, उसके बाद हाँ चले। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का यूजेस। देख लें, यूजेस एक ही जगह होता है जिसमें टू एक्सप्रेस एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। मतलब ये एक्शन वो है जो पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में कुछ समय तक चलता रहता है। तो कोई काम चलता रहे, उसके बाद स्टार्ट कब हो, जाहिर है जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्शन स्टार्ट होगा और वो पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑफ टाइम के पहले का ही टाइम होगा। इसका मतलब पास्ट में ही होगा, चाहे वो फ्यूचर का क्यों ना हो, लेकिन फ्यूचर में भी दो समय होंगे जिसमें एक समय पहले का, एक समय बाद का। जो पहले का होगा उसे ही हम पास्ट कहेंगे, है ना। जो पहले वाला होगा वो गुजरा हुआ समय होगा और जो चल रहा है और जो आने वाला है वो प्रेजेंट और फ्यूचर का माना जाएगा। लेकिन तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग एक्शन वाला जो समय होता है, जहां पर एक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो पास्ट में काउंट होगा। यहां पर दो पास्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहा गया है, लेकिन पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे अब इसमें कहा जा रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990। अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूं 2021 में। अगर हमने बोला आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2016, मैं इस स्कूल में 2016 से पढ़ा रहा था। अब इस सेंटेंस से दो चीजें समझ में आ रही हैं कि इस समय मैं स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूं और मैंने स्टार्ट किया 2016 में, और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या साल भर पहले इसको छोड़ भी दिया। मतलब मेरा कंप्लीशन ऑफ एक्शन जो है वो भी खत्म हो गया और स्टार्टिंग ऑफ एक्शन जो टाइम था वो भी बहुत पास्ट में चला गया। तो दोनों ही दो तरह के पास्ट यहां पर। आई गो टू स्कूल, सर क्या इसका पैसिव नहीं बनेगा बेटा? नहीं सकता है बेटा। जो पैसिव बनता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ठीक है। हाँ, जो पैसिव बनेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। तो क्रिया के यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भूतकाल में कुछ समय तक चल रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपने पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझने में आई डोंट थिंक दैट यू विल फेस एनी प्रॉब्लम। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990। सिंस और फॉर का यूज ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि सिंस का यूज डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब किसी पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर डे के लिए आप प्रयोग करते हैं, उसे हम डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे कि मैं उसके जन्मदिन से नहीं उससे मिला। अब जन्मदिन एक पर्टिकुलर डेट ही होगी, मैं उसको क्रिसमस डे से मैं नहीं मिला, तो क्रिसमस डे एक पर्टिकुलर डेट ही है। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ही आता है। किसी व्यक्ति का दिन किसी पर्टिकुलर डेट पर ही आएगा। मैं उसे दिवाली पर नहीं मिला तो पिछली दिवाली जो है किसी एक विशेष दिन पर आई होगी। तो ये आपके डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम कहलाए जाते हैं या डेफिनेट टाइम कहलाए जाते हैं। और इनडेफिनेट, जैसे मैंने कहा, कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ घंटों से, कुछ महीनों से, तो ये आपका कुछ देर से, ये इनडेफिनिट पीरियड होता है। जब यहाँ पर सिंस 1990 एक ही बार आया था इस जमाने में, तो 1990 दोबारा कभी जीवन में नहीं आएगा। मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट। मोहन जो है रात भर चिल्लाया, ठीक है। यहां पर ऑल नाइट लिखा हुआ है। मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन, वह दर्द में चिल्लाता रहा रात भर। अब यहाँ ऑल नाइट से पहले कभी भी कोई फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर किया नहीं गया है। अदरवाइज पिछली रात के बारे में ही होगा, आगे आने वाली रात के बारे में नहीं होगा ये, ठीक। उसके बाद है ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से मेरा वेट कर रहा था। तो यहाँ पर भी जो टाइम दिया हुआ है वो इनडेफिनेट टाइम है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो मेरा वेट कर रहा था। चले, उसके बाद कोई खास है नहीं है, हमें फ्यूचर स्टार्ट कर लेना है। लेकिन इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये नोट्स में काम आएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा यूज जो है जिस टेंस का होता है उसको हमने बहुत ही ध्यान से और कायदे से बताया। इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट का हो, इंडेफिनिट चाहे वो पास्ट का हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टेंस है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, वो इंडेफिनिट ही होते हैं, ठीक। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रियांशु मदेशिया, मुझे घर जाकर सोचना होगा। घर जाकर इसका मतलब घर पहुंचकर, ऑन रीचिंग होम, हाँ होगा। आई विल हैव टू, जस्ट अ मिनट,
जी राजू पटेल, बिल्कुल सही पहचाना आपने। विद्याकुल ऐप पर ही पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। हाँ ठीक, विद्याकुल ऐप पर ही पढ़ाते हैं, चलिए, और यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो सेकंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। इसके आप ले सकते हैं द सेम थिंग। आपको ज्यादा इसको ये सब रूल के चक्कर में ना पड़ना है। आपको जैसा पता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज एक पीरियड ऑफ टाइम पे स्टार्ट होता है, दूसरे पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहता है। हाँ, अपना फोन दो सर, टारगेट BS पॉइंट, हम फोन ही दे दें अपना, मतलब फिर हम क्या करेंगे। हाँ चलिए बेटा, ये जितने भी आप लोग सेंटेंस पूछ रहे, ये सारे सेंटेंस जो है सिंथेसिस में अगर हम लोग डिस्कस करते तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि वहां सिंथेसिस में इस तरह के सेंटेंस मजेदार है। अब अगर हम टेंस को छोड़ करके ये सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताएंगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि ये भी नहीं होगा और फिर वो चीजें स्केड्यूल होती रहेंगी। ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग चलिए फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में कुछ अगर खास है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर अगर आप इसे देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा भाई, ये कि सब्जेक्ट, शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में लगा दीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा आपका, ठीक है। हाँ हाँ, तुम कब आते हो बेटा, ये तो प्रेजेंट डिफरेंट है। व्हेन डू यू कम, यही पूछोगे और क्या होगा। ठीक, तो शैल विल का यूज करेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं या फ्यूचर इंडिफरेंट भी कहते हैं जनरली, तो सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच शैल और विल का प्रयोग करता है। इसको याद नहीं करना है, ये हमारे कंप्यूटर महोदय जो चाहते हैं वो टाइप कर देते हैं, उनको दो कुछ और टाइप करके कुछ और देते हैं वो। तो बहरहाल आप सिंपल वे में इसे समझ लीजिए। हम आपको बता दें कि शैल और विल सब्जेक्ट है, जैसे हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर के तौर पे यहां पर विल और शैल का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक फंडामेंटल सा ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं विल और शैल का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, जबकि अदर्स सब्जेक्ट के साथ, अदर्स सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये कॉमन कंडीशन होगी, कॉमन या नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, इसको जरूर लिख लीजिएगा। और यहां पर भी यही कॉमन कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन। ठीक, हाँ, यहां पर भी दो शब्द आ जाए बेटा दो बार, क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाए तो बहुत ही सिंपल से एक चीज बता देना, सबके लिए बेनिफिशियल है। वहां पर आप ऑल शब्द का एक बार यूज करेंगे। जैसे वेयर के साथ आ जाए तो आप वेयर ऑल लिखेंगे। आप कौन कौन आ जाए तो वहां पर आप हु नहीं लिखेंगे, हु ऑल लिखेंगे, ठीक है। बस ठीक है। चलिए, जहां पर दो बार शब्द आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो वहां पर आप ऑल शब्द का प्रयोग एक बार और एक बार उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक। चलिए, तो इनके साथ ये कॉमन कंडीशन है। कॉमन कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन में फर्क होता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लेंगे तो आप फ्यूचर का इस्तेमाल करना आसानी से समझ जाएंगे। क्या हो सकता है जरा देख लें भाई। देखिए, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। ठीक, अब ये आपसे, आपके हिसाब से जो मैं बोल रहा है, ये इसमें कोई डिटर्मिनेशन या कोई थ्रेटनिंग या कोई प्रॉमिस है। एक नॉर्मल सी बात है कि आ जाओ, ठीक है हम शाम को आते हैं।
ऐसा आपने जनरली कह दिया। आपके जनरल कहने में और आपके स्पेसिफिक फॉर्म को कहने में आपके बोलने के लहजे से पता चलेगा। टेंस को समझने के लिए हम कई बार कह चुके हैं कि आप अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को खुद बोलकर देखिए और आप अपने उन्हीं वाक्यों को दूसरी स्थिति में डालकर देखिए, तो आपके बोलने के जो तरीकों में चेंजेस आता है वो तरीकों में चेंजेस आपके सेंटेंस मेकिंग में भी चेंज ला देगा, ये ध्यान रहे। गुलशन सिंह हमने कई बार कह रखा हो, बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, डोंट वरी, है ना। तो अब यहां पर देखो, हमने कहा सर अब मॉडल ग्रामर में आई वी, हाँ वही हम बताने वाले हैं बेटा, बिल्कुल बताने वाले हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है कि आपको इस चीज की जानकारी है पुष्पा। चलिए, तो मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, तो एक जनरल सेंटेंस किया गया है। इस जनरल सेंटेंस को आप आई के साथ शैल का प्रयोग ही लगाइए। आप आई शैल मीट यू इन द इवनिंग। आज की बात पूरी खत्म कर लेंगे, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। तो अब यहां पर आई के साथ जो शैल लगाया गया ये कॉमन कंडीशन थी, ठीक है। हम कल सुबह दिल्ली के लिए निकलेंगे, ठीक है। अब ये प्लान्ड फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि थ्रिएटन में या आपको धमकी देकर कोई चीज कही जा रही है, ये प्रॉमिस किया गया है, ठीक। जब कोई सेंटेंस नॉर्मल एक्शन को शो करे, नॉर्मल मतलब कॉमन कंडीशन शो करे, उसमें कोई ऐसा भाव ना हो जिसपे एम्फसाइज दिया जाए, इंप्रेशन दिया जाए और बहुत ज्यादा कठोरता से बोला जाए, तो वहां पर हम कॉमन सिचुएशन मानते हैं और आई वी के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं और वही दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ये नॉर्मल सिचुएशन थी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अब अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखो कि मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, तो अब ये कंडीशन में इस सेंटेंस को पढ़ने में आपको ये पता चलेगा कि इस सेंटेंस को नॉर्मली नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता भाई? किसी को मारने के लिए आपके अंदर एक क्रेज होता है, एक एंगर होता है, क्रेजीनेस या एक एंगर होता है ना। तो अब इस सेंटेंस को जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके बोलने के तरीके में फर्क आएगा और जो फर्क होता है उसी से हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। अब यहां पर आई के साथ आप शैल का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको विल का प्रयोग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब आप बोल रहे हैं मैं उसे जान से मार दूंगा, तो आप इस स्थिति में नहीं बोल सकते जैसे कि अभी हम खड़े होकर आपके सामने बोलेंगे मैं उसे जान से मार दूंगा, उसने मेरे पैसे चुराए हैं, नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर आपका एंगर है, तो आप कहेंगे हट जाओ को मार दे भाई, हट होगा आज जान से मार दे भाई। तो अब ये कंडीशन, सॉरी हम कभी कभी अपनी भाषा के अंदर चले जाते हैं जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषा है, तो ऐसे ही बोलते हैं। जब किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं कि हट जाओ को मार दे भाई। अब बोलने वाले हैं, अब भाषा है तो भाषा को क्षेत्रीय भाषा से जोड़कर बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इस वजह से मैं उसे जान से मार दूंगा ये नॉर्मली नहीं बोला जा सकता। बेटा आई शैल डेथ हिज द के लिए क्या लिख रहे हो गौतम सागर? हाँ ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर आप नॉर्मल ना बोलकर आप कहेंगे हम उसे जान से मार देंगे। आपकी जो टोन होगी, जो पिच होगी वो भी चली जाएगी ऊपर की तरफ। हाँ ठीक, हाँ बेटा 3 बजे से चलता है रोज, आज 10 मिनट लेट हो गए, आई एम सो सॉरी। तो मैं उसे जान से मार दूं। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो क्रिया बोली इंफेटिक है या नॉन इंफेटिक है। नॉन इंफेटिक का मतलब जिसपे इंप्रेशन दिया जाए, एम्फसाइज दिया जाए, प्रेशर दिया जाए या प्रोनाउंसिएशन करा जाए। हाँ 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 बेटा ग्रेसी गुप्ता देखो फिर वही चीज आ गई। प्लान फ्यूचर के लिए तो प्रेजेंट टेंस का बेटा कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए ही करेंगे, ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर प्लान फ्यूचर है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे, इट विल बी मच बेटर। एंड इफ यू डोंट यूज, सो यू कैन आल्सो यूज फ्यूचर इंडेफिनिट एज वेल। आप अगर नहीं यूज करना चाहते तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना करिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज ना करिए, यू आर फ्री टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट आल्सो। हाँ ग्रेसी गुप्ता, ये आपकी बात का जवाब था। ठीक, तो अब यहां पर आप लिखेंगे आई विल किल यू, यहां पर आई विल किल यू। अब ये आप बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होगा, कहां पर विल लगाएं किल लगाएं। 2 एग्जांपल टीचर ने बता दिए तो ठीक, लेकिन अब अपने हिसाब से व्हेन आई विल ट्रांसलेट तो कैसे होगा? तो अब इसे मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये कह दिया गया है कि किसी भी सेंटेंस में मॉडर्न इंग्लिश, यहां पर एक नोट करके लिख लीजिएगा कि मॉडर्न इंग्लिश में सभी कर्ताओं के साथ
विल का प्रयोग किया जा सकता है। बट ध्यान रहे, परंतु ये स्थिति, ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है, परंतु ये जो कंडीशन है केवल अफर्मेटिव में ही फॉलो की जाए। कहीं कहीं कुछ किताब में ऐसा होगा कि सबके साथ, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि अफर्मेटिव में इसको फॉलो किया जाए। मतलब अफर्मेटिव जब सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहां पर आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ सलोनी, क्या हो गया, मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया, यू नहीं आएगा सर जी। हाँ अरे आई विल किल यू लिखा तो है बेटा, मैं उसे सॉरी 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 सॉरी, हमने कुछ गलती, भयंकर मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। यू नहीं है बेटा, यू यहाँ पर हिम है, हिम होगा या हर होगा। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हो जाएगा, गुलशन सिंह बनवा देते हैं बेटा। राज गौतम थैंक यू सो मच, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए, आई शैल मीट यू। चलो ठीक, तो ये चीज समझ में आई। ये एक फंडामेंटल था फ्यूचर का बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा टेंस नहीं है फ्यूचर को, और वास्तविकता यह है कि कई स्कूलों में फ्यूचर को टेंस मानते ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर आपका भविष्य के सेंटेंस लिखे कैसे जाए, क्योंकि भविष्य में चीजें सिर्फ कल्पना के ऊपर तो की जा सकती हैं। एक जो कल्पना है हमारे मन की अभिव्यक्ति और हमारी उम्मीदें, आशाओं के ऊपर सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। कंफर्म नहीं होता कल को क्या होने वाला है, अगले 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। इसलिए बहुत से जगह इसको टेंस के रूप में ना स्वीकार करके भाव के रूप में स्वीकार करे जाते हैं। इसके जो भाव निकल कर आते हैं वो ऑफर आते हैं, वो प्रपोजल आते हैं, है ना, प्लानिंग आती है। हाँ जी, हाँ सही बात है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास लगा भी है, और फिर जो कल बचा है फ्यूचर का आगे वाले टेंसेस को कल की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया। चलिए, I hope that you understood this video. Thank you so much for coming online. Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home. Be safe. Thank you so much.